अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर प्री मेडिकल क्लास, क्या हाल है बेटा, ठीक हो आप? ये बेहतर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का जो हमारा चैप्टर नंबर 20 है, उसमें हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हमने थोड़ी सी बात करनी है आज, वो है बेटा डीएनए एज हेरिडिटी मटीरियल। यानी इस बात की तहकीक या इस बात की जो है वो कोशिश, ये जानने की कोशिश कि क्या हमारा जो हेरिडिटी मटीरियल है यानी विरासती मादा है, या वो जेनेटिक मटीरियल है, डीएनए है, या कुछ और है जिसके ज़रिए हमारे जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं। तो इस सिलसिले में जो है ना, पहला जो एविडेंस के डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटीरियल है, इसके ऊपर काम किया बेटा बरतानिया के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था ग्रिफिथ। और उसके जो रिज़ल्ट थे, उसकी जो बुनियाद थी, उसका काम जो है वो जानने से पहले आपने दो तीन चीज़ें जो है ना वो जहन में रखनी है। एक ये कि बैक्टीरियल जो सेल है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इसका एक ही अकेला जो डीएनए है उसी को इसका अप्लाइड क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की शक्ल में नहीं होता। तो इसने जो है वो नमूनिया फैलाने वाला जो एक बैक्टीरिया था, उसके एक टाइप के ऊपर काम किया। इसकी जो है दो म्यूटेंट स्ट्रेन यानी जो जेनेटिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, उनके ऊपर इसने काम किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक विरुलेंट थी और एक नॉन विरुलेंट थी। तो जो विरुलेंट थी उसके ऊपर एक एडिशनल कैप्सूल था पॉलीसेकेराइड का, वो स्मूथ थी उसकी सरफेस, इसलिए उसे एस टाइप भी कह सकते हैं, या उसने इसका नाम दिया एस टाइप। और जो दूसरी किस्म थी बेटा वो रफ टाइप थी, यानी उसकी जो एडिशनल जो कवरिंग है पॉलीसेकेराइड की वो नहीं थी, इसलिए हम उसे कहेंगे, या ग्रिफिथ ने उसका नाम रखा आर टाइप यानी रफ टाइप। अच्छा, दूसरा इसने अपने तजुर्बों में जो है वो चूहे जो है माइस वो यूज़ किए। तो ये बैक्टीरियल डीएनए की जो जेनेटिक जो क्या कहेंगे आप एक्सचेंज है वो बेटा वो तीन तरीक़ों से होती है। एक कॉन्जुगेशन है, एक ट्रांसडक्शन है, और तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, बाकी तो टॉपिक जो है वो आपके लिए इररेलेवेंट है। वो भी मेथड ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज है प्रोकैरियोट्स में और स्पेशली बैक्टीरिया में। तो ये जानने के लिए कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से इन्फेक्ट हो करेंगे चूहों को, उसने अपने पास जो है वो चार कल्चर बना के रखे हुए थे, यानी बैक्टीरिया को ग्रो करके रखा हुआ था। एक कल्चर में, एक टेस्ट ट्यूब में, या समझ लें एक जगह पर उसने जो बैक्टीरिया रखे हुए थे बेटा वो रफ टाइप यानी आर टाइप बैक्टीरिया थे, जो कि नॉन विरुलेंट थे, यानी बेसिकली ये जानलेवा नहीं थे। दूसरे जो थे वो एस टाइप थे यानी स्मूथ टाइप थे, और ये विरुलेंट थे यानी ये जानलेवा थे, ये बीमार कर सकते थे, ये नमूनिया काज कर सकते थे। तीसरा जो था बेटा वो उसने हीट किल्ड एस टाइप का कल्चर रखा हुआ था, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो वैसे स्मूथ टाइप थे और विरुलेंट थे, लेकिन उनको बहुत देर तक जो है वो चूँकि हीट किया गया था तो दे बिकेम डेड या दे बिकेम डी नेचर। चौथी जो टाइप थी बेटा वो उन्होंने रखी इस तरह कि रफ़ टाइप नॉन विरुलेंट जो थे, रफ़ टाइप नॉन विरुलेंट को उसने कल्चर करके रखा हुआ था हील्ड किड एस टाइप के साथ। अब इंडिविजुअली जब अलग अलग ये दोनों कल्चर को उसने यूज़ किया था तो ये जो है विरुलेंट नहीं थे, मगर जब इनको इकट्ठा करके रखा तो जो रिज़ल्ट सामने आए उसी के ऊपर हमने बात करनी है, वो बड़े हैरान कुन थे, वो हम आगे देखेंगे कि क्या हुआ। तो ये जो मेथड है बेटा जिसमें एक टाइप का डीएनए दूसरे टाइप के डीएनए में चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जी, अब देखिए इस डायग्राम की मदद से आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो पहली रफ़ स्ट्रेन थी या रफ़ टाइप थी, स्ट्रेन का मतलब होता है बेटा टाइप, किस्म, तो ये नॉन विरुलेंट थे। जब इसने इंजेक्शन के ज़रिए मुंतकिल किए ये वाले बैक्टीरिया किस में, चूहों में, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि जो चूहे हैं वो ज़िंदा रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। दूसरी किस्म जो थी स्मूथ स्ट्रेन जो कि विरुलेंट थी, जब इसका कल्चर उसने इनोकुलेट किया यानी जिस्म में दाखिल किया, किसके, माइस के, तो बेटा जो चूहे हैं उनके एक्सपेक्टेशंस ये थी कि उन्हें नमूनिया होगा और वो मर जाएंगे, तो यही हुआ कि माउस जो है दे जस्ट डाइड। तीसरी जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन थी, तो उसको इतनी देर तक हीट किया गया कि उसका जो बैक्टीरियल जो स्ट्रेन्स थी, जो बैक्टीरियल जीनोम था वो डीनेचर हो गया, यानी काम करने के काबिल नहीं रहा, एक तरह से डेड हो गया। तो जब उसको इंजेक्ट किया तो बेटा जो चूहे थे
वो ज़िंदा रहे, और यही उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। बट जो फोर्थ क्रूशल एक्सपेरिमेंट कह लें आप, या उसकी कोशिश कह लें, जिसके अंदर रफ स्ट्रेन को रखा गया था हील्ड किट स्मूथ स्ट्रेन के साथ मिला के। देखिए इस चौथी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दोनों किस्म के बैक्टीरिया को कल्चर करके रखा गया था। जब ये इंडिविजुअली इनको अलग अलग ट्राई किया था उसने चूहों पर, तो इनके रिजल्ट्स ऐसे थे कि रफ टाइप ने बीमारी काज नहीं की थी, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ने भी बीमारी काज नहीं की थी। लेकिन जब इन दोनों को मिला के रखा तो ऐसा कुछ हुआ, ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ऐसा कोई डीएनए के अंदर चेंज आई कि एक्सपेक्टेशंस ये थी कि चूहों को बीमार नहीं होना चाहिए, नहीं मरना चाहिए। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली द माउस दे द माइस जस्ट नॉट दे, यानी क्या कहेंगे आप सादा लफ्ज़ों में, न सिर्फ उन्हें नमूनिया हुआ बल्कि वो मर भी गए। ठीक है ना। इससे उसने अंदाज़ा लगाया है कि कोई चीज़ ऐसी है जो ट्रांसफॉर्म या तब्दील हो गई है, और उसने इसको नाम दिया कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, यानी कोई ऐसी चीज़ है बुनियादी जो चेंज हुई है, और उसने जो है इकट्ठे होने के बाद जो बैक्टीरिया जो है वो उनका डीएनए ऐसा हो गया कि उसने जाकर चूहों को बीमार किया और वो मर गए। अब इसके ऊपर काम शुरू हुआ तो कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है वो एवरी और मैक्लूड जो है ना वो काम किया। एवरी, मैक्लूड, मैकार्टी, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया और इस ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को जानने की कोशिश की। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो कल्चर था इसके ऊपर एंजाइम्स ऐसे दिए बेटा कि वो ये देखना चाहते थे कि आया कार्बोहाइड्रेट को अगर ख़त्म किया जाए तो इस कल्चर से निकाल के अगर बैक्टीरिया हम डालेंगे चूहों में तो रिज़ल्ट्स क्या हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले या तोड़ने वाले एंजाइम दिए, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुई, चूहे फिर भी बीमार हुए, चूहे फिर भी मर गए। तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कार्बोहाइड्रेट का इससे ताल्लुक़ नहीं। फिर इसी तरह प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम दिए, तो भी रिज़ल्ट यही निकले कि इस कल्चर में, इस सोल्यूशन से जब बीमार किया गया चूहों को तो वो मर गए। लिहाजा प्रोटीन का भी इससे कोई सिलसिला साबित नहीं हुआ। तो बात तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रही थी कि डीएनए के ऊपर शक था कि अगर डीएनए को ख़त्म करने वाले एंजाइम जो हैं वो जब डाले, यानी आरएनएज और डीएनएज जब इनको एंजाइम दिए, न्यूक्लियसिस एंजाइम, तब जो है बेटा ट्रांसफार्मिंग एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हुई। और इस कल्चर के ज़रिए ये साबित हुआ कि जनाब जब तक डीएनए मौजूद है ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी और चूहे बीमार होकर मरते रहेंगे। हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम ये सिंपल डायग्राम के लिए समझें तो देखिए, 2 साइंटिस्ट जिनका नाम एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस थे, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है या जेनेटिक मटेरियल है, ये जो आगे जो जेनेटिक मटेरियल मुंतकिल होता है वो बेटा प्रोटीन नहीं है बल्कि डीएनए है। इस तजुर्बे के लिए उन्होंने फेज वायरस जो बैक्टीरियोफेज है उनको यूज़ किया। आप जानते हैं इनकी बॉडी में जो मेन चीज़ है वो बेटा इनका एक तो डीएनए या जीनोम है, और दूसरा जो है इनका प्रोटीन कैप्सिड या प्रोटीन कोट है। अब आप जानते हैं कि सल्फ़र जो है वो प्रोटीन का लाजमी हिस्सा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फ़र बॉन्ड बनाता है अमीनो एसिड्स के दरमियान। इसका जो नॉर्मल है बेटा सल्फ़र का वो 32 है, जो एलिमेंट है, जो आइसोटोप है। इसका जो सेकंड इसकी हैवी आइसोटोप है जो उसका वो है S35। अब ये प्रोटीन का लाजमी जूस है। तो उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियोफेज थे उनको ब्लेंड किया अपने पास सेंट्रीफ्यूज में, किसके साथ, हैवी आइसोटोप ऑफ सल्फ़र के साथ जो कि था S35। और जब बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया पे हमला किया तो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि रेडियो एक्टिविटी जो है हैवी आइसोटोप की वजह से जो S35 की है वो कहाँ मिलती है, तो ये मिली बैक्टीरिया के बाहर, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो है वो अपना जीनोम अंदर दाखिल करता है और इसका जो प्रोटीन कैप्सिड है वो बाहर आ जाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरियोफेज यूज़ किए उसमें बेटा उन्होंने फास्फोरस का जो हैवी आइसोटोप है P32 वो यूज़ किया। तो न्यूक्लियोटाइड्स का लाजमी जूस है फास्फोरस, तो जाहिर है डीएनए जो इन्होंने दिया उसको लेबल किया हैवी आइसोटोप से P32 से। जब ये बैक्टीरियोफेज जो है इन्होंने जाके इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, तो साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि जो रेडियो एक्टिविटी है बेटा फास्फोरस P32 की, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो साबित हुई, अंदर ऑब्ज़र्व हुई। और इससे साइंटिस्ट ने जो है ना बेसिक कंक्लूजन ये निकाला कि एक्चुअली जो आगे शिफ्ट हो रहा है मटेरियल या जो ट्रांसफॉर्मेशन का बाइस बन रहा है वो प्रोटीन नहीं है बल्कि डीएनए है। तो यूँ
फ्रेडी ग्रिफिथ, एवरी मैक्लूड एंड मैकार्टी, और उसके बाद अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने बेटा अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन से ये साबित करने की कोशिश की कि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो एक्चुअली डीएनए है और दूसरे जो केमिकल हैं मेजर यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वो नहीं है। इसी की फिर ये आगे टेक्स्ट के ज़रिए जो है वो समरी है जो भी आपने समझी। तो ये थी अगले टॉपिक से रिलेटेड बात जो कि डीएनए और हेरिडिटी मटेरियल के मुतालिक थी। बेटा आप ये जो 20 चैप्टर है जेनेटिक्स का आगाज़ है, यहाँ से आपसे गुजारिश है कि ध्यान से अपनी टेक्स्ट बुक या जो भी आपके मटेरियल है उससे भी पढ़ें और याद कीजिए, और ये जो थोड़ी बहुत टीचर्स आपके एफर्ट कर रहे हैं इसको भी सुनिए और समझिए। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ जो है वो दोबारा हाजिर होंगे। बहुत मेहरबानी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।